हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी शिक्षण अभिरुचि पर एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई है, जिसके पहले ही 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि एलटी शिक्षण अभिरुचि के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। दोस्तों, इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर में यानी कि जो पिछले एलटी शिक्षण अभिरुचि पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है और हम उसको एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर ऑलरेडी टिक कर रखे हैं, क्योंकि कई लोग पीडीएफ मांगते हैं तो फिर उसमें बोलते हैं कि भाई आंसर टिक करके दे देना। तो मैं इस सब झंझट से पहले ही हटना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब आप देख लीजिए। तो इसका आंसर है विन्यास प्रेरण। अब पहले देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है। ठीक है ना, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। देखिए दोस्तों, एक अध्यापक है, अध्यापक को कक्षा में कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि उसको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, प्रश्न पूछना पड़ता है और स्पष्ट करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखिए, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं कई सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और एक तरीके से हम कहेंगे तो वो इन सब चीज़ों का कार्य क्यों कर रहा है? वो एक्चुअली चाहता है कि जो बच्चा है उस पर ध्यान दे। ठीक है ना। जैसे सपोज करो आप मूवमेंट करते हो, ठीक है ना, या क्लास में मूवमेंट करते हो, या आप इशारे करते हो ब्लैक बोर्ड की ओर को, या फिर आप एक अपने हाव भाव इस टाइप के बनाते हो कि बच्चा आपकी ओर को ध्यान दे। ठीक है ना। यानी इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं उद्दीपक। क्या बोलते हैं? उद्दीपक। ठीक है ना। आप क्लास टीचर, अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, आप क्लास टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? उद्दीपक का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे आपकी ओर को ध्यान दें। ठीक है ना। इसके लिए आप संकेत कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक, और किसी भी तरीके से ऐसा हाव भाव कर सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो लेकिन अगर आप एक ही उद्दीपक का लगातार बार बार प्रयोग करेंगे लंबे समय तक, तो होगा क्या कि उस समय पर जो बच्चा है आपकी ओर को ध्यान देना बंद कर देगा। होता है, ऐसा ही होता है जनरली। आप क्या होता है कि अगर आप लगातार एक ही उद्दीपक का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा आपकी ओर को ध्यान देना बंद कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? लगातार अपने उद्दीपकों में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो जो उद्दीपन में परिवर्तन का कौशल है, जो उद्दीपन में परिवर्तन का जो कौशल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। समझ में आया? कहने का मतलब है कि आप कभी प्रश्न पूछो, कभी संकेत करो, कभी मॉडल दिखाओ, या जो भी करो, इसका मतलब है कि आप उद्दीपक में जितना परिवर्तन करेंगे जिससे कि कक्षा में जो बच्चा है वो लगातार आपकी जो शिक्षण क्रिया है उसमें इन्वॉल्व रहे। ठीक, तो उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन चेंज स्किल। ठीक है ना। यानी कि आप किस तरीके से स्टिमुलेशन में आप अपना वेरिएशन लाते हैं, तो दिस इज नोन एज अ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका तत्व नहीं है, तो आप बताइए दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप देखें, विन्यास प्रेरण का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ इंडक्शन। ठीक, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको आप कैसे अपने संग हमेशा बिजी रखेंगे। कैसे रखेंगे? आप संचलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, आपका हाव भाव यानी कि जेस्चर उससे पता लगेगा, और वाक स्वरूप परिवर्तन यानी कि जो आपका वॉइस है उसमें आप लगातार अपना अगर थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो इस तरीके से आपके जो बच्चे हैं वो आप पर हमेशा क्या रखेंगे? फोकस रखेंगे और ध्यान रखेंगे। यानी कि आप एक तरीके से उनको हमेशा अपने संग क्या रखेंगे? बिजी रखेंगे, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो विन्यास प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन, ये इसका तत्व नहीं आता है। ठीक है ना। तो इसमें जैसे कई सारे तत्व आते हैं, अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है? जैसे टीचर्स मूवमेंट, जैसे मैंने बोला अध्यापक संचलन, और इसके अलावा टीचर्स का जेस्चर यानी कि अध्यापक के हाव भाव, और स्वर में परिवर्तन जैसे कि अभी हमने बोला वाक स्वरूप परिवर्तन, फोकसिंग भी इसके अंतर्गत आता है यानी केंद्रण है। ठीक, और जैसे अगर आप अंतःक्रिया की यानी कि जो शैली का परिवर्तन है कि किस तरीके से आप अपनी जो इंटरेक्शन की स्टाइल है उसको चेंज करते हैं ना, तो ये आपका
इसके दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कौशल के तत्व हैं। इसके अलावा जैसे मौन और विराम, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो कई सारे इसके तत्व हैं, लेकिन इसमें विन्यास प्रेरण इसका तत्व नहीं है। तो आई होप कि आपको स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें आंसर आपको पता ही है, विद्यालय के छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, या फिर सभी। देखिए दोस्तों इसका आंसर सभी है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं बुद्धि परीक्षण। देखिए बुद्धि परीक्षण का क्या मतलब है। बुद्धि परीक्षण का मतलब ये है दोस्तों, वो परीक्षण जो कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। बुद्धि लब्धि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, IQ। ठीक है ना, यानी आपको IQ ज्ञात करने के लिए जो भी परीक्षण किए जाते हैं उनको दोस्तों क्या बोला जाता है, बुद्धि परीक्षण बोला जाता है। तो IQ का मतलब क्या है दोस्तों, IQ का क्या है, एक तरीके से अंक है, एक तरीके से हम अंक दे देते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक या उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को बताया जा सकता है। ठीक है ना, इसकी मदद से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, विद्यालयों में छात्रों का समूह विभाजन करने, कहने का मतलब ये है कि आप इसकी मदद से, देखिए दोस्तों, आप छात्रों को समूह में विभाजित कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि भाई कुछ छात्र प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, IQ से आपको पता लगता है ना कि भाई कुछ छात्र आपके प्रतिभाशाली हैं, कुछ आपके थोड़ा सामान्य छात्र हैं जिनका एवरेज IQ होगा, फिर कुछ मंद बुद्धि छात्र होंगे, फिर कुछ जड़ बुद्धि होंगे, हीन बुद्धि होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, छात्रों का समूह में विभाजन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगला आता है निर्देशन, यानी कि आप उनको क्या कर सकते हैं दोस्तों, गाइडेंस। यानी कि अगर आपको पता लगेगा कि भाई एक आपने किसी का बुद्धि परीक्षण लिया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से गाइडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात करी दोस्तों, चयन करने के प्रयोजन हेतु, यानी कि दोस्तों फॉर सिलेक्शन पर्पस, जैसे कि आप कर्मचारी चयन में भी क्या करते हैं दोस्तों, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका जो भी कर्मचारियों का चयन है दोस्तों, आज के समय पे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो बुद्धि परीक्षण होते हैं इनका विशेष योगदान होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर हम बुद्धि परीक्षणों के प्रयोग की बात करें तो आज के ज़माने में देखिए, जैसे अगर आपको किसी की मानसिक योग्यता ज्ञात करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि के आधार पर मानसिक योग्यता निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर कक्षा में प्रवेश लेना है विद्यालयों का, अगर आपको विद्यालयों के में अगर विद्यार्थियों का किसी कक्षा में प्रवेश लेना है तो उसमें क्या होता है कि बुद्धि परीक्षण किया जाता है, और जो उसकी बुद्धि लब्धि होती है प्राप्त, हमें उसके आधार पर उसको उसके स्तर के अनुरूप में उसको उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि भाई जैसे बालक का प्रवेश हो गया, या फिर हमने कहा कि भाई बालक का प्रवेश किस कक्षा में किया जाएगा और उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विषयों का चयन कैसा होना चाहिए ना, कि भाई आपको उसको कैसे सब्जेक्ट देने चाहिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि भाई वो मैथ्स में बहुत वीक है तो आप उसको मैथ्स मत दिलाओ। ठीक, या फिर अगर आपको लगता है कि वो साइंस में काफ़ी अच्छा है, मैथ्स में काफ़ी अच्छा है, तो उसको, यानी जो भी उसकी बुद्धि लब्धि होगी उसके अनुसार उसको बुद्धि परीक्षणों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ वैसे बालक होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं। ठीक, तो अलग अलग टाइप के जो बालक होते हैं तो उनका जब हम कह सकते हैं कि जब उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उनको जब उनका बुद्धि परीक्षण से पता लगता है तो उचित उनको क्या दिया जा सकता है दोस्तों, इसके बाद परामर्श भी दिया जाता है। तो निर्देशन के प्रयोजन हेतु यानी कि उनको गाइडेंस भी दिया जाता है। तो इस पर्पस के लिए भी क्या होता है, बुद्धि परीक्षणों का दोस्तों प्रयोग होता है। ठीक है ना, इसके अलावा जैसे व्यक्तिक भिन्नता का भी अध्ययन करने के लिए प्रयोग हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो व्यक्तिक हैं वो तो जो भी व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो अगर आप उनके मानसिक गुणों या बुद्धि लब्धि का उनका पता लगा लेंगे तो आप उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से जैसे व्यावसायिक में भी इसका प्रयोग होता है, चिकित्सा में भी इनका प्रयोग होता है, सेना में भर्ती में भी इनका प्रयोग होता है। ठीक, तो ये कई सारी जगह पे दोस्तों बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम भारत में बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये बना था 1922 में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1922 में आपके राइस थे, यानी कि
MG राइस, इन्होंने क्या कहते हैं भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये आपकी जो बिने है ना, बिने की मापनी के अनुकूल थे, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो आपका बिने साइमन है, इन्होंने कब बनाया था? 1905 में बनाया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे हम आगे बुद्धि परीक्षण के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को आप समझिए। हमारा यहाँ पर मोटिव है कि भाई क्वेश्चन को भी डिस्कस करते करते हम उस थोड़ा बहुत जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान ले। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अधिगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? लर्निंग, ठीक है ना। सो व्हाट इज नॉट एसेंशियल फॉर मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको लर्निंग का आपको मेजरमेंट करना है तो क्या जरूरी नहीं है? पहला है शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, टू नो टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग। दूसरा है परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, टू नो वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, टू नो रिलायबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। एंड टू नो एक्वायर्ड स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो आप ये बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली क्या होना चाहिए कि शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, इसका मापन से कोई संबंध नहीं है। देखिए, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना तो वो तो शिक्षक से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर आपने ये पता लगाना है कि अधिगम कितना छात्र द्वारा किया गया, ठीक, तो अगर अधिगम मापन का मतलब ही यही है कि छात्र ने कितना सीखा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो आप उसके लिए परीक्षाएं लेते हैं तो परीक्षाएं क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा वो क्या होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब ये है कि आपका, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर डिफरेंट अगर एग्जाम है तो हमारा जो परीक्षण है वो इस तरीके का होना चाहिए, जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वो एक ही तरीके का रिजल्ट शो करे ना, यानी कि उसके हर बार एक ही तरह के मार्क्स आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो परीक्षण आपका क्या है? विश्वसनीय है, ठीक। आप चाहे तो मेरी मापन और मूल्यांकन वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने अच्छे से इसको समझाया है, ठीक है ना। तो आपका जो परीक्षण है वो वैलिड होना चाहिए, परीक्षा में आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक। और इसके अलावा जो विद्यार्थी है उनके द्वारा जितने भी अर्जित उन्होंने कौशल, यानी कि उनको जितना भी कौशल मिले हैं या स्किल्स मिली हैं, उनको ज्ञात आप जब करेंगे तभी जाके आपको पता लगेगा ना कि भाई कितनी लर्निंग हुई है, यानी कितना उन्होंने सीखा है, ठीक। लेकिन शिक्षण की युक्तियों का पता लगा के, यानी कि आप टीचिंग स्किल्स या टीचिंग के टैक्टिक्स का पता लगा के आप कितना बच्चे ने सीखा है, वो चीज़ें आप मापन यानी अधिगम के मापन के लिए वो आवश्यक नहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला आता है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले आप जानिए कि जैसे लर्निंग है, लर्निंग को हम क्या करते हैं? एक वक्र की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम वक्र बोलते हैं। यानी कोई बच्चा है, उसने कितना सीखा, तो उसका जब सीखना होता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम वक्र कहलाता है, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीके के वक्र होते हैं, जैसे कि इस तरीके का वक्र है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि पहले गति आपकी सीखने की धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है, ठीक। इस तरीके का जो वक्र होता है, इसमें आपकी जो लर्निंग यानी पहले आपकी सीखने की गति आपकी पहले कम होती है, पहले तेज होती है और बाद में धीमी पड़ जाती है, ठीक। इसी तरह से ऐसा वक्र होता है कि जिसमें आपकी जो अधिगम यानी लर्निंग की जो स्किल होती है, पहले तेज होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और बाद में कम होती चली जाती है, ठीक। इसी तरह से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह के वक्र होते हैं। एक वक्र इस तरीके का होता है कि आपकी जो लर्निंग की स्किल है वो आपकी बिल्कुल एक समान रहती है, ठीक। और एक इस तरीके की होती है, मतलब इस तरीके की यानी इस तरीके की, यानी पहले आप सीखते हैं, फिर आपके सीखने में कमी आती है, फिर आप बढ़ते हैं, फिर सीखने में कमी आती है। तो इस तरीके से तो आपको बताना है कि अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो एस टाइप का जो वक्र होता है वो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी बताता है, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये हैं क्या। ये जो मैंने इतने सारे आपको वक्र बताए उनके बारे में दोस्तों जरा पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है वृद्धिमान आवर्तन वक्र यानी कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो लर्निंग है, यानी जब आप सीख रहे हैं, वो आपकी पहले अगर आपकी स्लो है और बाद में बढ़ती चले जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग
या हम कहेंगे इंक्रीजिंग आवर्तन कर्व, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इस तरह के जो वक्र होते हैं ना दोस्तों, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे गणित है, साइंस है, ऐसे सब्जेक्टों में, क्योंकि शुरुआत में आप क्या होता है, सीखने में समय लगता है। शुरुआत में क्या होता है दोस्तों, सीखने में समय लगता है, और बाद में क्या होता है, वो अपने आप ही या हम इसको कह सकते हैं बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारी जो सीखने की गति है वो बढ़ते चली जाती है, ठीक है ना। इसको हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं, जैसे कॉन्वेक्स टाइप का होता है ना, ठीक। इसके अलावा देखिए अगला आता है हासमान आवर्तन कर्व। हासमान आवर्तन कर्व मैंने पहले ही बोला कि इस तरीके का होगा कि भाई पहले आपकी सीखने की गति काफ़ी तेज होगी, लेकिन बाद में क्या होती है, धीमी पड़ती जाती है। तो ज़्यादातर जैसे कला में ऐसा होता है, जैसे आप हिस्ट्री सीख रहे हैं या आप ज्योग्राफी, पहले आप बहुत तेज़ी से सीखेंगे, लेकिन बाद में आपकी जो सीखने की गति है वो आपकी धीमी पड़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं कला। इस तरह से एक समान वक्र होंगे, एक समान आवर्तन वाला कर्व क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस तरीके से बढ़े चले आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब समय के संग संग आपकी जो लर्निंग है वो ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा हल्के है, लगातार आप क्या हो रहा है, जितना आप अभ्यास करते हैं उतना आप सीखते चले जाते हैं। ये नीचे अभ्यास दिखाया जाता है, ऊपर दिखाई जाती है लर्निंग, ठीक। और जैसे मैंने अभी बोला एस आकार का वक्र, एस आकार का वक्र जनरल होता है कि जब आप क्या करते हैं, सीखते हैं, पहले आप सीखते हैं, फिर आप मतलब कहने का मतलब आपकी सीखने की गति ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, पहले आप तेज़ी से सीखते हैं, फिर आप हल्का सीखना मतलब आपकी सीखने की गति मंद हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं अधिगम के वक्र। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्शनल, जो आप या हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है, आपको इसका आंसर देना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में सिंपली बताऊं, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो शिक्षा में जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है दोस्तों, वो होता है कि जो आपका कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है, ताकि दोस्तों वो अपने कार्यों में सुधार ला सके, ठीक है ना। आपको अपने जितने भी कार्य हैं शिक्षा से रिलेटेड, उसमें आप सुधार लाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। तो इसके विभिन्न सोपान होते हैं, तो इन सोपानों के बारे में आपको बताना है कि आप इसमें क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों इसके सोपानों के बारे में यहाँ पर लिखूं, तो देखिए इसके सबसे पहले जो सोपान होता है वो होता है आपका समस्या का चयन। तो सबसे पहले इसमें आता है चयन। आप क्या करेंगे, समस्या का चयन करेंगे, ठीक है, यानी कि आपके कार्यों में समस्या क्या है, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा होता है आप उपकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा होता है, इसमें आप क्या करते हैं, तथ्य संग्रहण की विधियां। इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको आप क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी समस्या रहेगी, उस समस्या से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट रहेंगे, आप उनका संग्रहण करने की विधियां ढूंढेंगे कि हम इसको किस तरीके से आप क्या करेंगे, उनके तथ्यों का संग्रहण करेंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है दोस्तों, अब अगला क्या स्टेप होगा, अब ऑफ कोर्स जो आपके फैक्ट्स हैं आप उनका क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, विधि चुनेंगे, और फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, आप तथ्यों का संग्रहण करेंगे, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसके बाद आप इसका सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। आप इसका क्या करेंगे, सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, तथ्यों पर जो आधारित जितने भी आपके तथ्य आए उस पर आप क्या निकालते हैं दोस्तों, निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फिर निष्कर्ष के बाद आप चाहें तो सत्यापन करेंगे, और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, परिणामों की सूचना देंगे। तो ये इसके दोस्तों होते हैं सोपान। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या का चयन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस के बाद आप क्या सोचेंगे कि भाई जो आप फैक्ट्स है, फैक्ट्स को आप किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, उसकी आप विधि सोचेंगे। फिर आप उसके बाद जो फैक्ट हैं, फैक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, फिर उनके बाद आप उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, फिर इसके बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे, और फिर सत्यापन, और फिर परिणामों की आप दोस्तों क्या करेंगे, सूचना बताएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए, समस्या का चयन है, ठीक। अब आप परिकल्पनाओं का भी निर्माण कर रहे हैं, और फिर आप उसके अलावा समस्याओं को दूर करने के लिए योजना का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि यही आपका इसका मेन
आपका फैक्ट होता है कि आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ें आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप क्या करें, समस्या को दूर करने के लिए आप एक तरह की योजना बना सके। तो इसमें आपका क्या नहीं आना चाहिए, परिणामों का सामान्यीकरण नहीं आना चाहिए कि इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, द जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई आप पहले सिलेक्शन होगा प्रॉब्लम का, फॉर्मुलेशन भी होगा यानी क्रियात्मक परिणामों का निर्माण, और इसके अलावा प्रिपेयर प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को दूर करने के लिए आप योजना निर्माण भी इसके अंतर्गत करते हैं, लेकिन जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट इसमें नहीं होता है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार से विकसित करेंगे। आप ये बताइए दोस्तों, हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे। गिविंग देम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको उत्तरदायित्व देंगे, अच्छे चरित्र के नियम बताएंगे, या टेलिंग देम रूल्स फॉर गुड कैरेक्टर, गिविंग पनिशमेंट यानी कि आप उनको दंड देंगे, या फिर आप उनको नियमों का पालन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें स्व अनुशासन की यानी सेल्फ डिसिप्लिन की, हम अनुशासन की बात नहीं करें। सेल्फ डिसिप्लिन कब आता है दोस्तों, जब आपके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आती है। ठीक है ना। जैसे कोई अगर बच्चा है ना, अगर मैंने बच्चे से बोल दिया कि भाई सपोज करो मैंने देखा है भाई क्लास में सबसे खतरनाक बच्चा है कि जो सबसे शरारती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी को मॉनिटर बना दूंगा। मैं क्या कहूँगा कि यार भाई मैं तेरे को मॉनिटर बना रहा हूँ, मैं क्लास से जा रहा हूँ, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे, क्लास को मतलब आप शांत रखेंगे, देखेंगे कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा, कोई इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको उत्तरदायित्व दे दिया। तो उत्तरदायित्व से उसमें अपने आप ही क्या आ जाएगा, स्व अनुशासन आ जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि जब भी आप बच्चों को उत्तरदायित्व कोई देते हैं तो उनमें क्या आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। ये पार्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो अगला बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। देखिए कोई भी टीचर है वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाते वक्त क्या चीज़ ध्यान में रखेगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी आपके निर्मित उद्देश्य हैं यानी कि द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड, यानी कि आपके जो उद्देश्य हैं क्या आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उनको पूरा करती है या नहीं करती है। ठीक है ना। आप उसको ध्यान में रखेंगे। एक कोई शिक्षक है वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय इसी चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो निर्मित उद्देश्य हैं क्या उसके द्वारा जो बनाई गई जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है क्या वो उद्देश्यों का पालन करती है या नहीं। जो पहले से ही आपके जो निर्मित उद्देश्य उनको भी ध्यान में रखना था। इसके बाद क्या देखेंगे आप, डेफिनेटली रिसोर्सेस यानी संसाधन। ठीक, अगर आपको सपोज करो वो जो चीज़ है उसका एप्लीकेशन यानी उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको अपने पास रिसोर्सेस भी तो देखने पड़ेंगे ना, मानव और भौतिक संसाधन। सपोज करो आपने कोई भी आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सपोज करो आपने कोई पार्ट बनाया, अगर उसमें आपको ज़रूरत है कुछ टीचिंग एड्स की, लाइक आप सपोज करो ऑडियो वीडियो की ज़रूरत है या आपको एक टीवी की ज़रूरत है या प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे ना कि आपके पास सोर्स भी है या नहीं है। पता चला आपने इतना हाईफाई चीज़ है आपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की आपने योजना तो बना दी और उसके बाद आपके पास जो रिसोर्सेज है वही नहीं है, तो आपके जो डेफिनेटली जो आप उद्देश्य हैं वो उनकी पूर्ति कैसे होगी ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाई जाती है तो उसमें तो पहले से जो निर्मित उद्देश्य हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, जो उसके उद्देश्य क्या हैं, और उसके अलावा आप मानव व भौतिक संसाधन को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों इसके करेक्ट हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें निर्देशन एवं परामर्श की, तो देखिए निर्देशन को मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, टू गाइड। ठीक है ना, यानी गाइड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। तो अगर हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो निर्देशन वो प्रक्रिया है जिससे हम अनुभवी व्यक्ति के द्वारा सही मार्ग का हम उससे कह सकते हैं गाइडेंस लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा सही मार्ग का प्रशस्त किया जाता है। ठीक है ना, या इसमें हम कह सकते हैं कि जबरन दिशा प्रदान नहीं की जाती, बल्कि इसमें जो ग्राही है यानी जो उसके निर्देशों को जो ग्राही करने वाला है उसकी इच्छा
इच्छा इसमें क्या रहती है, कायम रहती है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ एक उससे गाइडेंस मिल रहा है, अब उस गाइडेंस को लेना या नहीं लेना ये हम पर डिपेंड करता है ना। तो एक तरीके से निर्देशन का मतलब ये है कि जब हमें किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा एक मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, लेकिन इसमें हमें जबरन दिशा प्रदान नहीं की जाती है। ये सब डिपेंड करता है ग्रहणकर्ता पे कि वो उस मार्ग पे जाएगा या नहीं जाएगा। जबकि परामर्श की बात होती है, परामर्श में आपका क्या होता है, थोड़ा सा ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि कोई कुशल व्यक्ति है वो आपका समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार आप एक तरीके से परामर्श देता है। ठीक है ना। तो परामर्श का मतलब ये है कि एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें आपका क्या होगा, एक कुशल व्यक्ति है वो समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार देगा। ठीक है ना। और इसमें परामर्श देने वाला व्यक्ति क्या होता है, एक तरीके का एक्सपर्ट होता है। ठीक है ना। और जो परामर्श समस्याग्रस्त व्यक्ति द्वारा मांगने पर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके की काउंसलिंग का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो उसको समस्या होगी, वो समस्याग्रस्त होगा, तो वो जाएगा किसी एक एक्सपर्ट के पास यानी काउंसलर के पास, तो वो उसको क्या करेगा, एक तरीके से व्यक्तिगत सुझाव देगा या व्यक्तिगत प्रक्रिया देगा, तो उसको हम बोलते हैं परामर्श। ठीक है ना। तो निर्देशन और परामर्श, तो निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या क्या आता है। एक तो एडजस्टमेंट यानी समायोजन भी आता है, उन्मुखीकरण भी आता है, और एक तरीके से देखा जाए तो संवेगों का विकास करना भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन इसमें आयोग ने पिछले बार इसका आंसर सी दिया था, तो मैं इसमें दोस्तों अभी इसको कुछ समय के लिए इसको होल्ड में रखता हूँ। आगे जाके मैं इसमें केस स्टडी करूंगा कि इसमें एक्चुअली ऐसा क्यों दिया गया इसका आंसर, या क्या पता इसमें कहीं करेक्शन दिया गया होगा। तो देखा जाए तो इसमें तीनों फैक्ट आने चाहिए, लेकिन इसका आंसर मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, संवेगों का विकास करना इसके अंतर्गत नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। अगर आप में से किसी को इसका सही आंसर पता है तो आप इसको मुझे बता सकते हैं या कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए किस प्रकार की बात का ध्यान रखेंगे। देखिए आप, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई श्यामपट्ट और विद्यार्थियों के मध्य में कितनी दूरी है। अगर वो श्यामपट्ट के पास बैठे हुए हैं तो अक्षरों का आकार डेफिनेटली क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन वो अगर सपोज करो श्यामपट्ट से बहुत दूर है तो अक्षरों का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य में क्या दूरी है। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो आप सैद्धांतिक कथन है यानी उसका उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करना क्या कहलाएगा। तो सीधी बात है कि अगर आप दोस्तों सैद्धांतिक कथनों को वास्तविक परिस्थितियों में हम कह सकते हैं उसको समझने में सक्षम बनाना है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, एक तरीके से एप्लीकेशन कहलाता है ना। एप्लीकेशन यानी कि आप उसको अप्लाई करना सीखते हैं अपने वास्तविक जीवन में। ठीक। सैद्धांतिक ज्ञान तो आपने ले लिया, उसके बाद उसका अगर आप सपोज करो वास्तविक परिस्थितियों में अगर आप उसको समझते हैं या उसका प्रयोग कर पाते हैं तो वो एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें अवबोध की, अवबोध का मतलब है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें यानी कि अंडरस्टैंडिंग है। विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस करना, कि आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। संश्लेषण का मतलब हो गया सिंथेसिस। तो एप्लीकेशन का मतलब ही यही है कि आपने जितने भी सैद्धांतिक ज्ञान आपने लिया है या सैद्धांतिक कथन लिया है उसको उपयोग को आपने क्या करना है, वास्तविक परिस्थितियों में अगर आप समझने के सक्षम बन रहे हैं तो वो उसकी दोस्तों क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर हम इंटीग्रेशन को समझते हैं तो उसकी अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि हमारे वो व्यवहार वास्तविक परिस्थितियों में कहाँ उसका यूज हो सकता है, तो वो आपकी एक तरीके से क्या है दोस्तों, वो आपकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना। जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं या फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आप जो सैद्धांतिक ज्ञान है, सैद्धांतिक कथन है, उसका प्रयोग वास्तविक परिस्थितियों में समझने की जो आपके सक्षम बनाना है वही आपका क्या है दोस्तों,
अनुप्रयोग है, यानी कि आपका संज्ञानात्मक व्यवहार कौशल के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। ठीक है ना, तो आप इसको इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एलटी शिक्षण अभिरुचि पर संबंधित थे। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी बीच बीच में हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे जिसमें हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो बनी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।